तो अब हम 11th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हल्का हल्का सा आइडिया आप इस चैप्टर का 9th क्लास में ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पुरानी चीज़ों को याद करके तथा कुछ नया चीज़ सीखने के उद्देश्य से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग कई सारी पुरानी चीज़ों से भी परिचित होंगे और कई सारी नई चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए यांत्रिकी या मैकेनिक्स, और इसे भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर याद दिलाना चाहूँगी, जो है कि भौतिक जगत या फिर फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने भौतिकी का कार्यक्षेत्र देखा था। ठीक है, वहाँ पर हमने देखा था कि जो फिजिक्स है या भौतिक विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम स्थूल वस्तुओं से लेकर सूक्ष्म वस्तुओं की स्टडी कर सकते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक तक की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इस आधार पर हमने फिजिक्स को दो भागों में बांटा था। इसकी दो ब्रांचेस देखी थी कि पहली ब्रांच थी चिर सम्मत भौतिकी, अर्थात भौतिकी की वह ब्रांच जिसमें कि हम स्थूल वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और दूसरी थी कि क्वांटम भौतिकी, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस जो भौतिकी के सूक्ष्म वस्तुएं हैं, सूक्ष्म घटनाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मेनली यांत्रिकी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स अर्थात फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें कि हम स्थूल वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ उन वस्तुओं के जो गति है और गति के क्या कारण है, क्या फैक्टर हैं जो कि उसकी गति पर इफेक्ट करते हैं, उन सबका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेनली जो यांत्रिकी है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक है स्थिति विज्ञान जिसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं, और दूसरी है गतिक विज्ञान जिसको हम डायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स है, इसमें हम मेनली वस्तुओं की स्थिति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें जो जनरली हम वस्तुएं लेते हैं वो स्थिर अवस्था में रहती हैं। ठीक है, तथा उन पर जितने भी बल कार्य करते हैं वो सब साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साम्य अवस्था वर्ड यूज कर रही हूँ। तो देखिए साम्य अवस्था का मतलब है, देखिए कि यदि कोई बॉडी, ठीक है, यदि मैंने एक पुस्तक रखी है, ठीक है ना, यदि कोई बॉडी किसी, ये देखिए मेज पे रखी गई है, देखिए, तो ये साम्य अवस्था है, मतलब इस पे जितने भी बल कार्य करेंगे वो आपस में बराबर होंगे। देखिए जैसे सपोज ये बल F1 इधर को कार्य कर रहा है, तो इतना ही बल F2 भी इधर को कार्य करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इस वस्तु पर लगने वाले सारे बल आपस में बराबर हैं, तो यह वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए सपोज ये एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो देखिए ये साम्य अवस्था में, मतलब कि जितना बल इस पे इधर से कार्य करेगा उतना ही बल इस पे यहाँ से भी कार्य करेगा। ठीक है, यदि हम इसको इस पर इधर से बल लगाएंगे तो इतना ही बल इधर से भी लगेगा, जिस कारण से क्या है कि ये वस्तु स्थिर रहेगी। ठीक है, परंतु यदि हम इधर से बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये गतिमान हो जा रही है, लेकिन इतना ही बल अगर हमने यहाँ से भी आरोपित कर दिया तो यह वस्तु हिलेगी नहीं, स्थिर अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो साम्य अवस्था मतलब कि उस वस्तु पर या उस बॉडी पर लगने वाले जितने भी बल हैं वो आपस में बराबर होंगे, तो उसको हम साम्य अवस्था कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो अभी हमारा मेन टॉपिक है गतिक विज्ञान या फिर जिसको हम डायनामिक्स कहते हैं, यहाँ पे हम वस्तु की गति या फिर गति के कारणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस आधार पे जो गतिक विज्ञान या डायनामिक्स है उसके भी दो भाग हो जाते हैं। एक है शुद्ध गति की जिसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, दूसरी है बल गति की जिसको हम काइनेटिक्स कहते हैं। तो देखिए शुद्ध गतिकी में हम मेनली केवल और केवल जो वस्तुएं हैं, जो बॉडीज हैं, जो पिंड हैं, उनकी गति का अध्ययन करते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे मोशन की स्टडी करते हैं, किस कारण से वो मोशन हो रहा है उस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं शुद्ध गतिकी या काइनेमेटिक्स में। लेकिन अगर हम बल गतिकी की बात करें, काइनेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे हम वस्तु की गति के साथ साथ गति के कारणों पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई वस्तु गतिमान है, इसका मतलब उस पर बल आरोपित किया होगा तभी तो गतिमान होगी। ठीक है, तो हम इसमें मोशन विथ रीजन, ठीक है, कि क्या फैक्टर है, क्या कारण है जिसके कारण कोई वस्तु गतिमान है, उसकी स्टडी करती है। तो जो अभी हमारा 11th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है वो मेनली शुद्ध गति की है। ठीक है, काइनेमेटिक्स, तो हम इसको अभी यहाँ पे यही सिर्फ हम शुद्ध गति को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वहाँ पे हम काइनेटिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुद्ध गति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निर्देश तंत्र पढ़ेंगे जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आई कि इसकी आवश्यकता क्या है, मतलब कि क्यों हमको जरूरत आन पड़ी कि हम निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ें। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताऊं कि जो शुद्ध गति की उसमें हम जनरली किसी वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं, और जो रेस्ट की पोजीशन है या फिर मोशन की पोजीशन है, ये दोनों टर्म्स क्या है, रिलेटिव है। मतलब इसको हम अगर कहेंगे कि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान तभी होगी जब हम उसकी स्थिति को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो निर्देश तंत्र क्या है कि ऐसा काल्पनिक एक एक्सिस है जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति अथवा गति की स्थितियों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए निर्देश तंत्र की अगर मैं बात कहूँ, देखिए
निर्देश तंत्र सिंपल क्या है, एक काल्पनिक एक्सिस है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी के सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति अथवा स्थिति की अवस्था को व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। देखिए पहला केस है कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक व्यक्ति है बी जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग बिल्कुल कल्पना कीजिए कि ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। ये देखिए बी। तो देखिए जो गाड़ी है वो गतिमान है, ठीक है। तो जब ए गाड़ी से बाहर खड़ा होकर बी की स्थिति को व्यक्त कर रहा है या देख रहा है, तो उसको बी गतिमान प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी भी गतिमान है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस और बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है, ठीक है। और यदि जो ए है वो, अब दूसरा केस देखिए कि जो ए है पहले तो वो गाड़ी से बाहर बाहर था, अब दूसरी स्थिति में क्या है कि जो ए है वो भी बी के साथ गाड़ी में बैठ गया, ठीक है। अब क्या है कि अब अगर हम देखें तो दोनों का जो फ्रेम और गाड़ी गतिमान है, ठीक है। तो अब ए को बी स्थिर प्रतीत हो रहा है, ठीक है। पहले केस में ए को बी गतिमान प्रतीत हो रहा था। क्यों? क्योंकि ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट था, ए गाड़ी से बाहर था, ठीक है ना। तो ए तो रुका हुआ था लेकिन बी उसी चाल से चल रहा था जिस वेग से गाड़ी चल रही थी, क्योंकि बी उसमें विराजमान था। इसी प्रकार से अगर हम ए भी अब गाड़ी में सवार हो गया तो ए को बी विराम अवस्था में दिखेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि अभी दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस या दोनों का निर्देश तंत्र सेम है, वो भी क्या है कि चलती हुई गाड़ी, ठीक है। तो जिस स्पीड से जिस टाइम पे ए की स्थिति जो है वही स्थिति और वही स्थिति क्या है बी की भी, अर्थात यदि ए गाड़ी पर चढ़ गया तो उस केस में उसको बी ए को बी गति की अवस्था में दिखेगा, ठीक है। तो ये सब और सब कि कोई वस्तु कैसे स्थिर अवस्था में आ जा रही है और वही वस्तु कैसे गतिमान अवस्था में आ जा रही है, ये डिपेंड करता है कि हम उसकी स्थिति अथवा गति की अवस्था किस निर्देश तंत्र से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आधार पर दो टाइप के हम अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे। जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो जैसे एक होगा जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और दूसरा होगा अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम विराम और गति के पढ़ेंगे, ठीक है। विराम मतलब कि यदि किसी वस्तु की जो स्थिति है वो निर्देश तंत्र और टाइम के सापेक्ष स्थिर है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु विराम अवस्था में। लेकिन यदि उस वस्तु की जो स्थिति है वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र और टाइम के सापेक्ष चेंज हो रही तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गतिमान है या मोशन में, ठीक है। इस आधार पर जो गति है वो दो प्रकार की जाती है, एक तो एक समान गति और दूसरी असमान गति। एक समान गति को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, अर्थात यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नाम से पता चल रहा है असमान गति की, समान समय पे डिफरेंट दूरियां तय कर रहा है तो उसको हम असमान गति कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूरी डिस्टेंस क्या होती है, उसके साथ साथ ही विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चाल, स्पीड और वेग को डिस्कस करेंगे। और चाल और वेग को भी देखिए हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम इसका विमात्रक देखेंगे। उसके बाद चूंकि हम लोग विमीय विश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब हम विमाएँ निकालने में सक्षम हैं तो हम इनकी विमाएँ भी निकालेंगे साथ साथ। उसके बाद हम एक समान चाल और वेग डिस्कस करेंगे और परिवर्तित चाल और वेग क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम किसी भी वस्तु या पिंड का औसत या माध्य चाल, ठीक है, औसत का या माध्य मतलब मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड निकालेंगे। और ऐसे हम तात्क्षणिक चाल व वेग निकालेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से जो त्वरण और मंदन होता है, ठीक है, एसिलरेशन और रिटार्डेशन होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसको भी देखिए, पहले उसकी परिभाषा, फिर मात्रक, फिर विमा, फिर औसत या माध्य त्वरण और फिर तात्क्षणिक त्वरण पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें जो है वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो आप इस क्लास में उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, सारी पुरानी चीज़ें आप लोगों को याद आनी है इसमें। इसके बाद देखिए जब हम गति मोशन को और अच्छे से डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो एक विमीय या वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा द्विविमीय या 2D मोशन और तीसरा त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन मतलब देखिए जैसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की थी एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो यदि कोई पिंड क्या एक सरल रेखा में गति करेगा, ठीक है,
सरल रेखा में गति करेगा, ठीक है, मतलब एक ही एक्सिस के अलोंग करेगा, तो उस गति को हम एक विमीय गति कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण ही क्या है, ऋजुरेखी या सरल रेखी गति, ठीक है। तो हमारा चैप्टर भी यही है, नेक्स्ट चैप्टर जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद द्विविमीय गति की बात करें तो इस केस में क्या होगा कि यदि कोई पिंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में गति कर रहा है, ठीक है, एक्स और वाई पे, मतलब किसी प्लेन पे, प्लेन का मतलब जैसे ये पेज है, ठीक है, इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। देखिए ये, तो यदि हम प्लेन में गति का अध्ययन करेंगे समतल में, तो वो 2D मोशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जो त्रिविमीय गति होगी जिसको हम 3D मोशन कहेंगे, ठीक है, मतलब यदि कोई पिंड क्या है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, तीनों दिशाओं में गति करेगा, ठीक है। मतलब जैसे स्पेस में गति, जैसे अगर हम किसी पंछी की गति करें को इमेजिन करें तो आकाश में किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है, जैसे एक्स एक्सिस में भी घूम सकता है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो वहाँ पे जो गति होगी उसको हम 3D मोशन करेंगे, ठीक है। जैसे किसी पात्र में बंद गैस के अणु, अगर हमने किसी बर्तन में गैस बंद कर दी तो उसके अणु तीनों डायरेक्शन में, इधर भी घूम सकते हैं, ऊपर भी घूम सकते हैं, नीचे भी घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया त्रिविमीय मोशन। तो अभी हम इस चैप्टर में मेनली क्या है कि मोशन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि 1D मोशन का ही एग्जाम्पल देखेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, देखिए एक समान गति, देखिए जो ऋजुरेखी मोशन होगा इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान समय में समान दूरी तय करेगा, ठीक है। मतलब कि इस केस में जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। और अभी मैं आप लोग को जब थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से परिचित कराऊंगी, अवकलन और समाकलन से, तो आप लोग देखेंगे कि देखिए ई और जो यहाँ पर ई आएगा, सॉरी एक्सेलरेशन त्वरण आएगा तो शून्य आ जाएगा। कैसे आएगा मैं वहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ इसके लिए एक समान गति में त्वरण 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हम सिंपल फॉर्मूले यूज करेंगे, देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इसी के अलावा वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, ये सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो असमान गति है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि समान समय पे डिफरेंट दूरियां तय करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक समान त्वरित गति या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि असमान गति है, क्योंकि दूरियां चेंज हो रही है ना, समान समय में समान दूरी नहीं है, चेंज हो रही है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी इस केस में, ठीक है। और एक समान त्वरित गति, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं, लेकिन एक समान त्वरित गति का मतलब है कि पहले केस में जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीन जो गति की इक्वेशन पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके साथ साथ ही दूसरी होगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी होगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा दिया, अभी जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आप लोग को तमीज से बता भी दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हम तीन जो इक्वेशंस है मोशन की, देखिए गति की जो समीकरण है, इनका यूज करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो असमान त्वरित गति, ठीक है, ये भी क्या असमान गति का सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो असमान त्वरित गति का मतलब है कि जो त्वरण होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे असमान त्वरित गति, पहले तो असमान गति का पार्ट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद भी असमान त्वरित गति है। असमान गति में तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। और असमान त्वरित मतलब त्वरण, ठीक है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम जो सिंपल फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। और अभी हम इसको जब डिटेल से स्टडी करेंगे तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, ठीक है। ये हल्का सा इस चैप्टर का आइडिया दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऋजुरेखी गति का ग्राफी निरूपण, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, स्थिति समय ग्राफ, और हम देखेंगे कि स्थिति समय ग्राफ का यूज़ करके अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से समय वेग ग्राफ पढ़ेंगे और समय त्वरण ग्राफ पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक समान त्वरित गति के समीकरण, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बोली थी, पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखिए एक समान त्वरित गति की जो समीकरण हमने पढ़ी थी उसका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके साथ साथ ही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगा हम ग्राफी विधि से निगमन, ठीक है, इनको
तो देखिए इन इक्वेशन को जो एक समान त्वरित गति की जो समीकरण है इनको हम ग्राफिक विधि से प्रूफ करना सीखेंगे, निकालना, और उसके साथ साथ कलन विधि मतलब कि समाकलन का यूज़ करके हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे कि एक समान त्वरित गति का जो उदाहरण है मुक्त पतन, फ्री फॉल, इसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ही गुरुत्वाधीन गति, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि यहाँ पर से सही से अटका नहीं था तो मैंने इसे तिरछा करके लिखा हुआ है, आपेक्षिक वेग, या फिर जिसको हम रिलेटिव मोशन वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिंपल इस वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सबसे पहले तो हल्की सी जो फिजिक्स में मैथ्स यूज़ होती है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया करके समझिएगा। थैंक यू।